नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और मेरा नाम राजन बाबू है, जैसा आप सबको पता ही है। और हम सबको पता है कि जो द डे है, जो फाइनल डे है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या जिस दिन के बारे में आज हम सभी बात करने वाले हैं, वो दिन आपका है 5 जून 2022। तो 5 जून 2022 इस दिन के लिए तैयारी करनी है। तो जब हम इस युद्ध की तैयारी करने जा रहे हैं, यानी कि 5 जून 2022 और के लिए जब आप तैयार हो रहे हो, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम अपना खून बहा लें। किसमें? प्रैक्टिस में, अभ्यास में। ये बहुत ही जरूरी चीज है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानो, क्योंकि 5 जून 2022 पे जो एग्जाम है, आपका जो पेपर होने वाला है, ठीक है, और यदि आप अभी अच्छे से पसीना नहीं बहा रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा खून बह सकता है। और इतना खून बह सकता है कि आपकी कमजोरी यह है कि आप बुरी तरीके से वहां पे क्या हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। तो यदि आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आप अभी खून बहा लो। और खून बहाने का मतलब है कि आपको अभी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर है। और जैसा कि हम सबको पता ही है, आपको भी पता है कि भाई यदि 5 जून को है तो लगभग हमारे पास 150 दिन आज की डेट में बचते हैं। ठीक है, मैं राउंड फिगर में 150 दिन लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो उस दिन आज क्या है, आप आज 20 दिसंबर है। ठीक है, तो इसके मतलब आपके पास क्या है, जनवरी है। जनवरी के आपके पास 31 दिन है। इसके बाद में आपके पास फरवरी है। और आपके पास फरवरी के भी, ठीक है, राउंड फिगर की बजाय लेते हुए हम सबके 30 महीने ही लेते हैं, 30 दिन लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, और मई। यदि सबके 30 दिन बाकी हैं तो लगभग 150 दिन हमारे बचते हैं। ठीक है, मैं 10 दिन इनको भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और चूंकि जो फरवरी है हमारी, उसके भी हम, मैं जो है वो 28 दिनों को छोड़ रहा हूँ। मतलब छोड़ रहा हूँ मतलब 1-2 दिन ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। 150 दिन हम कॉमन लेकर के चलते हैं। जब हमारे पास केवल 150 दिन बचे हैं, किसके लिए? पीटी के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जिसको आम भाषा में और क्या कहते हैं, हम पीटी कहते हैं। कितने दिन बचे हैं? केवल 150। जब केवल 150 दिन ही हमारे पास बचे हैं तो आखिर हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए? तो यदि आपने अभी तक इसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाई है तो बड़ा ही अफसोस से के साथ, या मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ेगा कि बिना रणनीति के आप 5 जून 2022 की तैयारी में उतर नहीं सकते हो। यदि आप 5 जून 2022 की रणनीति में उतरना चाहते हो, कि युद्ध में उतरना चाहते हो, तो बेटर है कि अभी आप रणनीति बनाओ। अभी आप एक प्लान बनाओ और उस प्लान के अनुसार जो है आप क्या करो, स्टडी करो। उस प्लान के अनुसार आप क्या करो, अभ्यास करो। और जब उस प्लान के अनुसार स्टडी करोगे, अभ्यास करोगे, तभी आप क्या कर सकते हो, सफलता हासिल कर सकते हो। तो क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं हम इन 150 दिनों में, उन्हीं पर ही हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि भाई बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या 6 महीने में, 6 महीने आपने ज्यादा लिख दिया, बेसिकली 5 महीने लिखा होना चाहिए था। ठीक है, तो क्या 6 महीने में या 5 महीने में जो है वो यूपीएससी जो है वो क्लियर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये बड़ा एक कठिन क्वेश्चन है। क्या सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, क्या रैंक प्राप्त हो सकती है कि नहीं है? तो मैं आपको बताऊं, इन सब का जवाब यस में है, इन सभी का जवाब हाँ में है। कैसे हाँ में? आप बहुत आश्चर्य करोगे कि भाई जिस यूपीएससी सीएससी में, ठीक है, लगभग 15 लाख फॉर्म भरते हैं, जिनमें से लगभग 4 लाख बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठते हैं। इनमें से लगभग 15,000 बच्चे जो है वो किस में बैठते हैं? मीन्स 900 से 900 लोगों का होता है। और उसमें भी हिंदी माध्यम की बात करें तो हिंदी माध्यम में केवल 20 से 30 लोगों का ही फाइनल सिलेक्शन यदि होता है, तो हम कैसे 6 महीने में सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और कैसे रैंक प्राप्त कर सकते हैं? तो पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप अभी तक यूपीएससी सीएससी का खा ग भी नहीं जानते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और आपकी रैंक भी हासिल नहीं की जा सकती है। लेकिन यदि आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन भी हो सकता है और बिल्कुल आप रैंक भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि आपने पहले से, आपकी ऑप्शनल की कोई तैयारी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो अभी समय बचा नहीं है कि आप ऑप्शनल की तैयारी करो और रैंक हासिल कर सको। नहीं कर पाओगे। ठीक है, यदि आपने कुछ एक ऑप्शनल यदि आपका तैयार है अच्छे से, तो यकीन मानो तो फिर आप रैंक प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, आपका ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार है। मान लो कि आपने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अभी आपने एमएससी की है मैथ्स में, ठीक है, अभी आपने जो है किसी बहुत कॉलेज से, आपको ऐसा लगता है कि मेरा ऑप्शनल एकदम स्ट्रांग है, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर हो कैसे सकता है फिर सिलेक्शन। अब बात उनकी आती है कि भाई जिनका ऑप्शनल क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनका ऑप्शनल क्लियर नहीं है वो पीटी क्लियर करके क्या ही कर लेंगे। तो मैं आपको बात बताऊं तो कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप पीटी क्लियर कर रहे हो।
ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शंस जो होते हैं बच्चों के, अक्सर करके हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में भी दूसरे या तीसरे जो है वो प्रयास में ये फाइनल सिलेक्शन होता है। जब दूसरे या तीसरे प्रयास में आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये बात लगभग सबको पता है, ज्यादातर लोगों को पता ही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो कि नहीं भाई, पीटी तो मैं क्लियर कर ही लूंगा, प्रीलिम्स तो मैं क्लियर कर ही लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और इतना बड़ा कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा ये आपके अगले प्रयास के लिए, कि आप अगले प्रयास में जो है वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो आसानी से प्राप्त कर पाओगे। तो हम कैसे 6 महीने में यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम कर सकते हैं तो क्या क्या और कितना कितना पढ़ना और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। भाई आपको पता चल गया कि नहीं भाई, जो सीएससी है, पीटी है, हम जो है बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं 150 डेज में। क्या हम क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इन सभी का जवाब हम नेक्स्ट स्लाइड में देने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बिलीव मी, यदि आप मुझ पर भरोसा करते हो तो करो, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। एक तो मुझ पर भी भरोसा रखना है आपको, और दूसरी बात खुद पे भी आपको जो है वो यकीन करना है। ये दोनों चीजें साथ साथ करनी है, आप दोनों दोनों में से एक काम नहीं कर सकते। या फिर आप मेरे साथ नहीं हो तो किसी और अच्छा आपके साथ में, उसके साथ में जुड़े हुए, अच्छी बात है, कोई दूसरा कोई अच्छा सा टीचर है उसके साथ में जुड़े हुए तो भी ठीक है, और कोई अच्छी सी कोचिंग है तो उसके साथ जुड़े हुए तो भी ठीक है। यहाँ बिलीव मी से मतलब यही है कि कोई आपका अच्छा मेंटोर होना चाहिए, एक अच्छा साथी होना चाहिए, एक अच्छा टीचर, एक कुछ भी गाइडेंस देने वाला हो। अब इसके लिए सबसे अनिवार्य चीज है 8 से 10 घंटे रोजाना पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यदि आप डेली डेली बेसिस पे यदि आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो यकीन मानो आप 6 महीने में फिर पीटी क्लियर नहीं कर सकते। यदि आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो वो भी रेगुलर। यदि डेली नहीं पढ़ सकते, रेगुलर यदि आप इतना टाइम नहीं दे सकते हो, आप ये वीडियो अभी बंद कर दो, ठीक है। लेकिन यदि आप इतना समय दे सकते हो, मैं अभी 6 महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 ईयर के लिए हम एक अलग से स्ट्रेटेजी जो है वो एक अलग से रणनीति पर डिस्कस कर सकते हैं, जिन जिन बच्चों को चाहिए उनकी, तो या डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी तो 5 जून की यदि हम बात करें, तो भाई आपको इतने घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, यकीन मानो, ठीक है। यदि आप इतने घंटे नहीं पढ़ सकते डेली बेसिस पे, और वो भी खासकर तब जब आपकी पूर्व तैयारी नहीं है, यदि आपकी पूर्व तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप जो है वो 6 से 8 घंटे में भी काम चला सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी पूर्व तैयारी काफी कम है, ठीक है, या बिल्कुल ही खत्म है, तो आपको 8 से 10 घंटे तो बिल्कुल ही आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, वो भी डेली। आप एक भी दिन ऐसे गोता नहीं मार सकते, आप एक भी दिन छुट्टी नहीं कर सकते, ठीक है। आपके जितने भी फैमिली फंक्शंस परिवार में होने वाले हैं, आपके यार दोस्तों के होने वाले हैं, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो मैरिज सेलिब्रेशन हो, ठीक है, विवाह हो, शादी हो, कुछ भी हो, शादी की सालगिरह हो, कुछ भी हो, वो सब आपको स्किप करने पड़ेंगे। और आप उनको एंजॉय करना चाहते हो तो करो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, बट आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने हैं। वो आपको कैसे मैनेज करना है, वो आपको करना है। डेली का मतलब डेली है, आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई 8 तारीख को तो आप पढ़ लिए 15 घंटे, और आपने फिर कहा कि चलो भाई 9 तारीख को छुट्टी, 10 तारीख को छुट्टी, अब मैं सीधा 11 तारीख को पढ़ूंगा, और 11 को भी 15 घंटे ही पढ़ूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। ऐसा करना मूर्खता है। ऐसा करने वाले लोग जो होते हैं, व्यक्ति में और मूर्ख व्यक्ति में बहुत पतली रेखा होगी। तो आपको साहसी बनना है, मूर्ख नहीं बनना, ठीक है। साहसी है, सबसे बड़ा साहस यही है कि आप 8 से 10 घंटे डेली स्टडी करो, ये सबसे बड़ा जो है वो साहस है, ठीक है। और ये मूर्खता है कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन आप जो है वो आराम से शादी में नाच गा रहे हैं, ऐस कर रहे हैं, और फिर अगले दिन आकर के फिर 15 घंटे पढ़ रहे हैं। यकीन मानो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या करना है। तो अब हमने देख लिया कि भाई 8 से 10 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना क्या क्या है, अब इस पर भी डिस्कशन कर ले। अब इस पर भी चर्चा कर ही लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम क्या क्या पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबसे पहले पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो है वो पिछले वर्षों के प्रश्न, ठीक है, गत वर्षों के प्रश्न, गत वर्षों के प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत ही कंपलसरी उसको कहते हैं, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल अनिवार्य, अनिवार्य रूप से पढ़ना है। 3 बार अनिवार्य लिखा है, और वो भी 13 से लेकर 21 तक के आपको पढ़ने ही होंगे, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। यदि आप नहीं पढ़ सकते तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। आप जो है वो भारत देश की सबसे कठिन परीक्षा पास भी करना चाहते हो, भारत की सरकारी सेवा में जो सबसे बड़ी नौकरी है, जिस पोस्ट को हम आईएएस नाम देते हैं, उस पोस्ट पे भी आप पहुंचना चाहते हो, और आप यदि मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता ना। आपको खाना भी खाना है, लेकिन आप जो है आप आटा गूंथ नहीं सकते, आप रोटियां बेल नहीं सकते, उनको उनको पका नहीं सकते, तो आपको खाना खाने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप कैसे खाना खाओगे भाई?
आप खाना खाना चाहते हो, टेस्टी फूड बनाना चाहते हो, पर उसके लिए जरूरी है ना, तो जो मेहनत है वो तो आपको देनी होगी, कुछ ऑप्शन, कुछ उसका कोई विकल्प तो है ही नहीं। ठीक है, यदि आप खेती चाहते हो तो उसके लिए खेत में बीज तो बोना ही पड़ेगा ना। तो 2013 से 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अनिवार्य रूप से पढ़ने हैं, सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ने हैं। हाँ, आप जो है वो करंट अफेयर्स के छोड़ सकते हो, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना भी स्टैटिक पोर्शन है, आप यकीन मानो करीबन 10 से 15% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, और मैं इसको 25% तक भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, 25% पे कब बढ़ाऊंगा कि टॉप तक जा सकता हूँ, 30% तक जो बड़े बड़े टॉपिक है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से पढ़ना है, आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अब आगे देखो क्या करना है। आगे हम सब्जेक्ट वाइज चलें, सब्जेक्ट वाइज में देखेंगे तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस आती है आपकी। ठीक है, पोल साइंस आती है। पोल साइंस में सबसे पहले क्या करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, आपके पास जो लक्ष्मीकांत जो पढ़ी होगी, ठीक है, और उस लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। आपके पास लेटेस्ट है तो लेटेस्ट वाली पढ़ो, यदि पुरानी है तो पुरानी पढ़ो, कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के लिए एनसीईआरटी आप बिल्कुल जो है वो छोड़ सकते हो, कोई इशू वाली बात है। ठीक है, यदि आपने पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से छोड़ सकते हो। बट लक्ष्मीकांत को नहीं छोड़ सकते, लक्ष्मीकांत को यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। ठीक है, लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप पोल साइंस से ही शुरू करो। आपको शुरुआत राजनीति विज्ञान से ही करो, लक्ष्मीकांत से पढ़ो। ठीक है, वैसे थोड़ी सी मोटी किताब है पर कोई इशू नहीं है, बहुत बेहतरीन किताब है, बहुत ही इजी भाषा में लिखी हुई है, और कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इजी है पोल साइंस के समझने के लिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से उन सभी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जिसका पोर्शन आजकल बढ़ा हुआ है, वो है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जिसको केवल और केवल बहुत से लोग इकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है, आजकल इसके क्वेश्चंस खूब आते हैं। तो पर्यावरण परिस्थिति के लिए आपको क्या पढ़ना है, देखो पर्यावरण परिस्थिति के लिए कोई बहुत अच्छी बुक मार्केट में अभी है नहीं, ये फैक्ट है, बहुत अच्छी बुक जो है वो मार्केट में जो है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम में जो शंकर आईएएस शंकर आती है माध्यम के लिए दृष्टिकोण पढ़ सकते हो आप। ठीक है, बाकी ऐसे टाटा मैग्रा हिल की भी आती है ऐसे तो। ठीक है, बाकी यदि मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बताऊं या एकदम स्पष्ट शब्दों में बताऊं, तो कोई बहुत अच्छी बुक मार्केट में फिलहाल पर्यावरण और पारिस्थितिकी की आती नहीं है। तो आपको क्या करना है, 12th क्लास की बायोलॉजी लेनी है, उसके लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने हैं। 12th क्लास बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और अच्छे से पढ़ने हैं। ऐसे नहीं है कि किसी टाइम पास के लिए पढ़नी है, नहीं, अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा इफ यू कैन ज्वाइन, तो मेरी जो लाइव क्लास होती है, ठीक है, मेरी जो लाइव क्लास है आप उनको ज्वाइन करने के बारे में। ठीक है, यदि कोई और ऐसा बच्चा देख रहा है जिसने आज तक क्लास नहीं ली है, तो वो भी एक बार लेकर के देख सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, आई गारंटी यू, ठीक है, मैं इस बात की आपको संतुष्टि दिलाता हूँ या भरोसा दिलाता हूँ कि आपको किसी भी मार्केट में जो बुक अवेलेबल है हिंदी माध्यम की, उनसे उनसे बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊंगा, ऐसा मेरे को भरोसा है। क्योंकि आज मेरे को जो है वो इस चीज से जुड़े हुए लगभग काफी वर्ष हो गए हैं, तो मेरे को एक चीज जो है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, यकीन मुझ पर भरोसा रख सकते हो, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं केवल बता रहा हूँ। हिस्ट्री की यदि हम बात करें, यदि हम इतिहास की बात करें, ठीक है, आपको पता है हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीटी के लिए, ठीक है, एज वेल एज मेंस के लिए भी ये सारी चीजें हैं। तो भारत के प्राचीन इतिहास में यदि आप देखो तो आर के शर्मा आती है, ठीक है, आर एस शर्मा, सॉरी आर के कह रहा हूँ, आर एस शर्मा आती है, तो आप आती है 11th क्लास की, वो आप पढ़ सकते हो, कोई वाली बात है नहीं। ठीक है, लेकिन इन सबसे बेहतर विकल्प है, यदि आप कर सकते हो तो आप मेरी क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा बेहतर विकल्प मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, मैं बेहतर तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आर एस शर्मा में जिस तरीके से जो बुक में जो लिखा हुआ है जिस टाइप से है, फिर एनसीईआरटी में जो है तो काफी डिस्क्रिप्टिव, काफी लेंदी है, बहुत से लोग इसके लिए मंगल भी बताते हैं, पांडे की बुक भी बताते हैं, एस के पांडे की, मंगल की, सतीश पांडे की। तो ऐसे कई सारी किताबें चलती है, बट मेरा ये मानना है कि भाई आप जो है वो इन सारी चीजों के बजाय आप चाहो तो एनसीईआरटी स्किप कर दो, इसके लिए प्राचीन इतिहास के, भारत के इतिहास के लिए आर एस शर्मा भी स्किप कर सकते हो। आप चाहोगे तो आर एस शर्मा का चैप्टर वाइज मैं आपको समरी दे दूंगा, और प्लस और प्रत्येक चैप्टर पे जितने भी एमसीक्यू बनते हैं आर एस शर्मा के, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, प्लस मेरे तो नोट्स अलग से जो प्राचीन हिस्ट्री पे, एंशिएंट हिस्ट्री पे जो है वो तो है ही। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इसको आप बड़े आराम से छोड़ सकते हो, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यदि आएंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, वैसे तो कई बार नहीं भी आते हैं, पर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इतना आप अफोर्ड कर सकते हो। या नहीं भी अफोर्ड करते हो तो कई बार, जैसे हम मान लो कि भक्ति आंदोलन हमने पढ़ लिया, ठीक है, भक्ति आंदोलन हमने पढ़ लिया, तो वहां से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वैसे इसको छोड़ा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। मॉडर्न इंडिया की बात यदि हम करेंगे तो राजीव अहीर आपको पढ़नी है। ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रम जो है वो, ठीक है, वो आपको स्पेक्ट्रम जो है वो अनिवार्य रूप से पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, और जो एक दूसरी बुक है, ठीक है, आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी इसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ो,
और मेरी क्लासेज भी आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो, मेरे नोट्स आप पढ़ सकते हो, काफी मेहनत काफी कोशिश करके मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप कुछ अच्छा ही करोगे, ऐसा कुछ इशू नहीं है। मैं आपसे पहले ही कहा था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ट्रस्ट मी, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था ट्रस्ट मी एंड बिलीव योरसेल्फ, ठीक है। तो ये दोनों बातें साथ साथ में चलेंगी। और यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते हो तो जहां भी जिस किसी भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, कोई भी अच्छा मेंटोर है, कोई भी अच्छा टीचर है, जिससे भी आप पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, ठीक है। तो आप जो है वो बिल्कुल क्लियर कर पाओगे, ये मेरी जो है वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में रमेश सिंह पढ़ना है आपको, ठीक है। रमेश सिंह बुक पढ़नी है, काफी मोटी बुक है, बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते पर पढ़नी ही पड़ेगी। इसके बाद में आपका क्या आता है, बजट आता है, ठीक है। बजट के बाद में आपका क्या आता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। नहीं तो मार्केट में जिस किसी से भी आप पढ़ रहे हो उससे आप पढ़ सकते हो, बस उन यूट्यूब चैनलों से बच करके रहना। हालांकि मैं ये वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जहां पर जो है कि कोई समरी के नाम पे कोई बहुत अच्छा कंटेंट नहीं दिया जाता, तो ये आपको फोकस करना है कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट कहाँ से मिल रहा है और कहाँ से नहीं मिल रहा है, और जहां से अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहीं से आप जो है वो बेहतर, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह पढ़ना है, बजट आपको पढ़ना है और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है। ये तीन चीज पढ़नी है, अनिवार्य रूप से पढ़नी है। अब आप कहाँ से पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ये आपका लुकआउट है। जिस किसी भी टीचर पे, जिस किसी भी मेंटर पे आपको बिलीव है, जिस किसी भी कोचिंग पे आपको विश्वास है, उनसे आप पढ़ो, बस अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बेहतर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसका पता कैसे लगेगा, तो पता कैसे लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो कि वो जो पढ़ाते हैं क्या वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन फंसते हैं कि नहीं फंसते। यदि फंसते हैं तो अच्छी बात है, आते हैं तो आप वहां से पढ़िए, और आपको लगे कि नहीं यार ये तो इतना मोटा पुलिंदा दे दिया और यहाँ से तो आएगा ही आएगा, ऐसे तो इंटरनेट है, इंटरनेट में कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको मैं इतनी मोटी किताब दे दूं, इतने मोटे नोट्स बना दूं और फिर आपसे ये कहूँ कि यार इसमें से पूरी इकोनॉमी आएगी, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। फिर वो नोट्स ही किस टाइप के हुए, ठीक है, समझ लो बात। चलिए, ज्योग्राफी के लिए हमको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए महेश बर्णवाल को बहुत सारे लोग बताते हैं, ठीक है, जेसी लियोन को बहुत सारे लोग बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा माजिद हुसैन को लोग बताते ही हैं। मैं 11th और 12th क्लास की आप एनसीईआरटी पढ़ो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी आप चाहो तो 6 से पढ़ लो ज्योग्राफी, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसा क्या ही खास है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगी और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी को तो आपको रट्टा लगा देना, बिल्कुल उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए 11th क्लास की ज्योग्राफी, ठीक है। बाकियों को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते, स्किप नहीं करना है, पढ़ना है, अच्छा, ठीक है। सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। और बिल्कुल, और आप इन तीनों बुक्स को आप छोड़ सकते हो। माजिद हुसैन आपको पता है काफी मोटी बुक है, जेसी लियोन भी काफी बुक है, महेश बर्णवाल इतनी ज्यादा मोटी नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा एनसीईआरटी इज द बेस्ट ऑप्शन ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए यदि आप किसी की क्लास अटेंड नहीं भी करते हो और केवल एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो भी ठीक है। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी में आपके बेसिक्स काफी कमजोर हैं, ठीक है, और आपको ज्योग्राफी समझने में दिक्कत होती है, तो यस बिल्कुल आपको जो है क्लास अटेंड कर लेनी चाहिए, जिसकी भी आप करना चाहो, जिसमें भी आपको अच्छा लगे, जिसपे भी आपको ट्रस्ट हो। ट्रस्ट देखो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखो विश्वास से ही तो पूरा समाज चल रहा है, विश्वास से ही पूरा घर परिवार, ये सारी चीजें भरोसे से ही तो चल रही है। आपको पता है कि भाई शाम को मैं आऊंगा तो मम्मी मेरे को खाना वाना करके देंगी, जब आपको भरोसा है, आपको इस बात का भरोसा है कि आप मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट में आपका मर्डर नहीं होगा, मतलब ऐसा आपको भरोसा है लगभग, मतलब पूरे समाज में लोगों को भरोसा, तभी तो लोग बाजार में घूमते हैं। अब कई बार कई लोगों के साथ में दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन वो तो एक एक्सीडेंट है, पर ये भरोसा है, पूरा समाज भरोसे से चल रहा है। तो जिस किसी पर भी आप भरोसा करते हो उस पर दिल खोल के भरोसा करो, ठीक है। एक बार भरोसा जम जाए तो अच्छे से भरोसा करो, एकदम पावरफुल होकर के, ठीक है, और फिर जो है वो स्टडी करो, ठीक है, क्लियर। तो भरोसा एक तो आप टॉपर्स पे कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। टॉपर्स जो भी बताते हैं आप उन पर भरोसा कर सकते हो। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है, मुझे नहीं कहना चाहिए, कि कई बार जो है वो बहुत अच्छी सलाह जो है वो, जैसे किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो उस कोचिंग के नोट्स बता देंगे, दूसरी कोचिंग में गए तो उस कोचिंग के नोट्स बेहतर बता देंगे, तो उसके बजाय जो प्रॉपर जो गाइडेंस वो देते हैं एक तो वो है, ठीक है, टॉपर्स को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कोई एक ऐसा टीचर या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा जो कि पिछले 8-10 सालों से लगातार जुड़ा हुआ हो, उससे भी कर सकते हो, क्योंकि फिर वो काफी सारे सक्सेसफुल या काफी सारे जो टॉपर्स जो होते हैं उनके संपर्क में आ चुका होता है, इतनी बार उसने परीक्षा को एनालिसिस किया हुआ है, देखा है, अच्छे से करीब से जाना है, तो वो फिर अच्छे से आपको जो है गाइडेंस कर सकता है। तो ये आपके ऊपर लुकआउट है, या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस पे ट्रस्ट करते हो, किस पे नहीं करते हो। अब करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा लफड़ा होता है, खासतौर तौर पर किसानों के साथ में, करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत बड़ा डर है, और सबसे बड़ा डर उनके साथ
साहब दाइंदू नहीं पढ़ पा रहे, साहब क्या ही करें यार, नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, हालांकि दाइंदू के साथ में इंडिया को पढ़ लेना चाहिए। मैं हिंदी मीडियम के बारे में बच्चों को कहता हूँ कि मत पढ़ा करो आप इन दोनों को। इससे अच्छा आप इन दोनों को इतना पढ़ने में एनर्जी खर्च करोगे, इतनी इंग्लिश सीखोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे, इट इज बेटर कि आप कोई अच्छा टीचर ढूंढ लो, एक ऐसा टीचर जो आपको इन दोनों की समरी डेली पढ़ा दे, इन दोनों की समरी डेली बेसिस पे बता दे इन दोनों में क्या आता है। और खासतौर पे यदि पीआईबी को भी शामिल कर ले तो और भी मजा आ जाए। एक ऐसा टीचर जिसपे आपको भरोसा हो कि हाँ भाई ये हमें बता रहा है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स हमें पढ़ा रहा है, तो कुछ भी छूटेगा नहीं। बस इतना आपको भरोसा करना है। इतना ऐसा कोई टीचर कोई भी मिलता है आपको, आप उससे पढ़ो हिंदी माध्यम में। और देखो जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग क्या है कि इंग्लिश स्लाइड लेकर के आएंगे आपके सामने और इंग्लिश में आपके सामने समरी लिख देंगे, टाइप कर देंगे और बोलते हिंदी में है। तो यदि आप समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो अच्छे से नहीं समझ सकते और जो नोट्स बनाना चाहते हैं, बेटर है कोई ऐसे टीचर से पढ़ो जो प्योर हिंदी में आपको पढ़ाता हो और डेली बेसिस पे आपको पढ़ाता हो और जिसपे आपको ट्रस्ट भी हो। तो यकीन मानो आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, केवल 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, केवल 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ठीक है, द हिंदू पढ़ने हैं, योजना जो हमारी आती है योजना और कुरुक्षेत्र जो आते हैं, तो योजना की समरी आप पढ़ सकते हो, मासिक रूप से पढ़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पर यदि आप पहले से कोई मैगजीन है, जैसे दृष्टि की मैगजीन आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर विजन की मैगजीन आप यदि पढ़ रहे हो, या मार्केट में जैसे प्रतियोगिता टुडे आती है या एक घटना चक्र आता है, ठीक है, बहुत सारी आती हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ो, कोई इशू नहीं है, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी से पढ़ाई कर रहे हो या कोई टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, आपको पढ़ा रहा है, आपको उसमें भरोसा है, बिल्कुल उससे जारी रखें, कुछ भी नहीं है। बस करंट अफेयर्स में नया कुछ मत करना, खास तौर पर उन लोगों से बहुत दूर रहना। बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स आपको आएंगी जो आपको क्या कहेंगे, केवल 15 दिन में पूरे साल के करंट अफेयर्स पढ़ो, 20 दिन में पूरे साल के करंट अफेयर्स पढ़ो। ठीक है, तो इनसे बचते हुए कोई अच्छे टीचर पर भरोसा करते हुए पढ़ोगे आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। द हिंदू से जो करंट अफेयर्स है वो 70 से 75 से 80 85% पे हो सकता हो। ठीक है, और यदि आप 8-10 घंटे से ज्यादा पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे तो पीआईबी समरी भी पढ़ लेना, नहीं तो पीआईबी समरी पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। बाकी कोई अच्छा टीचर होगा तो आपको इंपोर्टेंट जानकारी दे ही देगा। इसके लिए जरूरी है हिंदी माध्यम में करंट अफेयर्स के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या हो, कोई एक अच्छा मेंटोर, और उस मेंटोर जैसा जैसा कहे आपको वैसे वैसे फॉलो करना है। यदि आप वैसे फॉलो कर पाओगे यकीन मानो आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। ठीक है, एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए, बहुत बेहतरीन। ठीक है, जिस पर गाइडेंस अच्छा करने वाला हो, जिस पे आपको भरोसा हो, या कोई कोचिंग वगैरह भी हो, जो भी हो, जहां से भी आपको लगता हो। साइंस एंड टेक की यदि हम बात करेंगे, विज्ञान और तकनीकी की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की यदि हम बात करें तो आपको बेसिक पढ़ना है। बेसिक क्या होता है, बेसिक होती है एनसीईआरटी। देखिए साइंस है, साइंस को यदि आपका बेसिक नहीं आता है, साइंस को यदि आपको बेसिक नहीं आता है तो फिर आप कहां से पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ो। कहां से पढ़ोगे, 6 से 10th तक की तो बहुत अच्छे से पढ़ देना, अच्छे से आप एकदम अच्छे से क्या कर लोगे, रट्टा लगा लेना, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, और इसके साथ में टेक्नोलॉजी के लिए क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, समसामयिकी पढ़ना है। तो समसामयिकी में देखो आपकी कितनी सारी चीजें जो है वो कवर हो रही है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी आपकी करंट अफेयर्स से और जो है वो कवर हो जाती है। ज्योग्राफी में कई बार जो बहुत सारी चीजें करंट अफेयर्स से कवर हो जाती हैं। हिस्ट्री के कई सारी चीजें वो करंट अफेयर्स में, कोई घटनाक्रम जैसे आर्ट एंड कल्चर जो होता है, ठीक है, वो जो है वो हिस्ट्री से ही आपका जो है वो कवर हो जाता है, तो कोई इशू वाली बात नहीं, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का जैसे मैंने अभी तक आपको नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आप जो है वो नितिन सिंघानिया को पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हालांकि जिनको बहुत ज्यादा मोटी वो किताब लगती है, वैसे तो बहुत ज्यादा मोटी है नहीं, बस उसके पेज बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तो इसलिए वो ज्यादा मोटी लगती है, उसको आप पढ़ सकते हो। और यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको बेहतर पढ़ाया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, कोशिश करता हूँ, जो बच्चे जानते हैं उनको तो बताइए। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज ये आ गई कि भाई सारी हो गई, साइंस एंड टेक हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गई, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ये आपका किसका किसका सिलेबस है, सारा का सारा पीटी का, ये सारा का सारा जो सिलेबस है किसका है, प्रीलिम्स का है। ठीक है, ये सारी सारी चीजें होंगी। अब तो दूसरी टॉपिक जो चीज बातें आई, जैसे मैंने अभी बहुत सारी बुक्स के नाम बताए आपको, ठीक है, तो क्या सभी बुक्स के सभी टॉपिक पढ़ने हैं या फिर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं, और यदि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं तो कौन कौन से पढ़ने हैं, क्या उस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलिए फिर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत की यदि हम बात करें तो पूरी पढ़नी है भाई, लक्ष्मीकांत में कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, समझ में आ गया, लक्ष्मीकांत पूरी पढ़नी है।
अब आती है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की। अब एंशिएंट हिस्ट्री की यदि आप बात करेंगे तो भीमबेटका जैसे प्रागैतिहासिक साइट्स हो गई, हड़प्पा हो गया, वैदिक काल हो गया, संगम काल हो गया, जैन और बौद्ध धर्म हो गया, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल हो गए, विजयनगर अच्छे से पढ़ना होगा, चेर चोल पांड्य और सातवाहन ये चारों पढ़ने होंगे, दर्शन के 6 स्कूल हैं वो पढ़ने होंगे आपको, नृत्य और संगीत पढ़ना होगा, संस्कृति अच्छे से पढ़नी है, सोसाइटी देखनी है, लिटरेचर आपको देखना है, स्थापत्य कला आपको देखनी है। तो ये सारी की सारी चीजें टॉपिक हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। तो इन टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। इतने अच्छे से कैसे पढ़ना है? रट्टा लगाना है। बहुत सारे लोग से कहेंगे कि यार तू यूपीएससी के लिए तैयारी करने की बात कर रहा है, बच्चों से सीएससी क्लियर करवाने की बात कर रहा है, और सीएससी की जो अप्रोच है वो एनालिटिकल टाइप की है, विश्लेषण टाइप की है, और तू जो है रट्टा लगाने की बात कर रहा है, तो ये तो गलत बात होगी। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो पीटी है, पीटी तो इसी तरीके से क्लियर होगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको रट्टा लगानी पड़ेंगी, आपको पता लगाना ही होगा, या आपको पता करना ही होगा कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। तो ये सारी की सारी चीज आपको रट्टा लगाना ही पड़ेगा। पहले में आपको 1 से लेकर के और 3 तक आपको ये पता लगा कर, ये 4 तक आपको ये ध्यान रखना ही होगा कि ये भारत और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, 5 से लेकर 11 में नागरिकता के बारे में है, 12 से लेकर 35 तक जो है वो मूल अधिकार के बारे में, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है, 51 काम है आपके जो है वो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, ठीक है, 11वां जो है वो बाद में जोड़ा गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। भाई मूल अधिकार हमारे को आर्टिकल 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा है, 13 में दूसरा है, 14 में जो है वो समानता का अधिकार है, ठीक है, 14, 15, 16, 17 में जो है आपके समानता का अधिकार। तो ये सारी की सारी चीज आपको पढ़ना याद रखनी पड़ेंगी ना, कोई क्या ही कर सकता है आपको। 17 में जो है वो आपकी अस्पृश्यता का अंत है, 18वीं में पदवियों का उपाधियों का अंत किया गया है, 19 में वाक एवं स्वतंत्रता की अधिकारी आजादी दी गई है। अब इसको कौन याद दिलाएगा आपको? आपको खुद को ही याद करना पड़ेगा ना। आर्टिकल 21 का बाद में जोड़ा गया, उसमें शिक्षा का अधिकार है। ये सारी चीजें रट्टा ही तो है भाई। याद कर, रट्टा का मतलब क्या है? याद करना, आपके दिमाग में रहे वही तो याद करना है, और क्या है। ठीक है, मध्यकालीन पढ़ना नहीं है, मध्यकालीन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको कवर करनी है। आधुनिक भारत में 1905 के बाद का सब कुछ पढ़ना और बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना, और गांधी का तो ये समझ लो कि रट्टा मार दो बस आप, ठीक है। आप ध्यान रख लो, MG महात्मा गांधी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी ने जो कुछ भी किया सब अच्छे से पढ़ना है, कि पहले गांधी जी ने खेड़ा किया, कि पहले चंपारण किया, ठीक है, या फिर अहमदाबाद किया, इनमें से कौन सा पहले किया है, ठीक है, कि पहले उन्होंने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, सहयोग आंदोलन किया, कि खिलाफत मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, या क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। तो इनमें से कौन सा मूवमेंट कब शुरू किया, क्यों शुरू किया गया, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह उन्होंने कब शुरू किया, पूना पैक्ट कब हुआ था, ठीक है, उन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में, उन्होंने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए, गांधी जी ने 2 गोलमेज सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लिया, गोलमेज सम्मेलन क्यों फेल हो गया, ठीक है। और गांधी जी के बारे में चर्चिल ने क्या कहा, गांधी जी के बारे में और किसी पत्रकार ने क्या कहा, ठीक है, गांधी जी ने किसी भी एक्ट के बारे में क्या कहा। तो गांधी जी की हर बात, हर चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, नटाल कांग्रेस क्या थी, ठीक है, और आज गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आश्रम क्यों खोला, कौन सा अखबार वो निकालते थे, कौन सी नीतियों के खिलाफ उन्होंने चीजें शुरू की। ये सारी चीजें आपको अच्छे से गांधी जी के बारे में पता होना पड़ेगा। यदि आप नहीं पता लगा सकते तो बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी एक्ट अंग्रेज लेकर के आए, ठीक है, अंग्रेज आए हमारे यहाँ, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ शासन किया, एक्ट लेकर के आए, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपको शुरू करना है। 1773 क्या हो गया, फिर 84 का पिट्स हो गया, इसके बाद से लेकर के 1909, 1919, 1935, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों तो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हैं, साइमन कमीशन है, या फिर 1858 का, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1858 का, ठीक है। ये सारे के सारे एक्ट जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, इनको भारत शासन अधिनियम क्यों कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको पता है और अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। भारत में द्विसदनीय संसद कब शुरू की गई, या केंद्रीय विधानसभा कब शुरू की गई, चुनाव कब शुरू किए गए, पहले भारतीय कौन थे, वायसराय की कार्यकारिणी कैसी होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो, ठीक है। 1857 का गदर बहुत अच्छे से पढ़ना है। 1857 का गदर बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसान आंदोलन अच्छे से पढ़ना है, चाहे बेंगू का हो, बिचौलिया का हो, राजस्थान के किसान आंदोलन काफी फेमस रहे, पंजाब के किसान आंदोलन, अवध का किसान आंदोलन, लखनऊ में जो किसान मोर्चा बना था, किसान संघ बना, ठीक है। इसके अलावा जो नील विद्रोह जो हुए वो आपको अच्छे से पढ़ने, नील बागान, नील दर्पण उपन्यास लिखा गया, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो भी अच्छे वायसराय आए हैं, जो भी विवादित वायसराय, ये गवर्नर जनरल आए, वो सब पढ़ने हैं।
ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से आपको लेकर के, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स हो, कोई भी हो, आपको सारे के सारे, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे के सारे जितने भी आपके रहे हैं, इरविन हो गए, काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं इरविन भारत के इतिहास में, ठीक है। और आपके जो सबसे लास्ट में जो रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब कितने सारे हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे आपको लॉर्ड चैम्सफोर्ड वगैरह जितने भी है सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, सबको अच्छे से याद रखना है। और साथ में ये भी देखना है कि उन्होंने किसने क्या क्या किया। भाई बंग बंग हुआ, करजन के टाइम पे हुआ, किसकी बग्गी पे बम फेंका गया, दिल्ली दरबार कितनी बार हुआ, ठीक है, 3 बार हुआ, तो तीनों बार, 3 में गवर्नर जनरल कौन था, 1857 में, 57 में गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग ही जो है वो प्रथम वायसराय क्यों बने या कैसे बने, भारत में जनगणना शुरू करने का श्रेय किसको है, स्वायत्त शासन या स्वशासन की शुरुआत जो है वो किसने की, पोर्टफोलियो प्रणाली किसने शुरू की, सिंचाई प्रणाली किसने शुरू की, पुलिस के लिए कोड कौन लेकर के आया, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ठीक है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने शुरू की या खत्म किसने की, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बॉम्बे के गवर्नर जनरल किस टाइम पे कौन थे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और याद रखना, हिस्ट्री में जैसे जैसे आप किसकी तरफ बढ़ते हो, आजादी की तरफ बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे आपके जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होते चले जाते हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक समीक्षा और बजट को विशेष रूप से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्थिक समीक्षा और बजट को पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसमें आपको चूक नहीं करनी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे। भूगोल में मैंने आपको पहले भी बताया 11th क्लास की एनसीईआरटी का अच्छे से रट्टा लगा देना, चाहे कुछ भी हो जाए। इकोलॉजी की बात करें तो 12th क्लास एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर विशेष रूप से पढ़ने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना कि यार इनको इंपोर्टेंस नहीं देंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको पढ़ना है। साइंस और टॉक में बेसिक क्लियर नहीं है तो एनसीईआरटी पढ़नी है, और यदि क्लियर है तो बस करंट अफेयर्स से आपका काम चल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, हिंदू पढ़ो और योजना पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। और खुद ना पढ़ सको, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी बेचारे खुद नहीं पढ़ सकते, तो एक अच्छा सा टीचर तलाश करो जो उनको ये सारी चीजें पढ़ा सके, ठीक है, जो उनको द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी इन तीनों को एक साथ और लगभग जो है वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में जो डेली बेसिस पर पढ़ा सकता है, आप उससे पढ़ो। यकीन मानो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओ तो अच्छा है। जो अच्छा टीचर जो अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आता है, ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है या जिनसे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस टाइप की जो चीजें हैं आपको करनी है, तभी आप जो है वो करोगे। देखिए मैं आपको फिर आपको बात बताऊं, ये सारी चीजें तो हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप यदि यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आप बिना प्लान किए कुछ नहीं कर सकते, पहले प्लान बनाओ, प्लान को एग्जीक्यूट करो, और तभी आप जो है वो अपने गोल की प्राप्ति जो है वो कर सकते हो। यदि आप बिना स्ट्रेटेजी बनाए, बिना प्रैक्टिस किए, और आप यदि अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो ये लगभग असंभव बात है, नहीं पहुंच पाओगे भाई। पहले कुछ प्लान तो करो। यदि आपके पास ये प्लान नहीं है कि भाई जैसे आज यदि दिसंबर खत्म हो रहा है, मैं 1 जनवरी से बात कर रहा हूँ, कि भाई यदि 1/22 से लेकर के और 5/6/22 तक आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या 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 पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, तो यकीन मानो आपको सक्सेस होने के चांस आपके बहुत कम हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अपने से बहुत से लोग लग रहा है क्या फालतू की डरा रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है यूट्यूब पे, इसको तो अपने व्यूज लेने होंगे, ठीक है। मेरे को क्यों व्यूज वगैरह नहीं लेने, मैं व्यूज लेने के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा। ये केवल और केवल स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। केवल और केवल उनके लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हैं। और कोई यदि जुड़ना चाहे तो उसका भी स्वागत है, ऐसा कोई नहीं है। बट मैं आपको फिर बता देता हूँ भाई, बिना आपने यदि अभी तक कोई प्लान नहीं किया है, ठीक है, और आपने अभी तक प्लान नहीं किया है, तो आप एग्जीक्यूट ही क्या करोगे। तो जब आपने प्लान नहीं किया तो आप क्या पढ़ोगे कि आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, परसों कुछ पढ़ लिया। तो भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जब आपको चढ़ना है तो सीढ़ी बाई चढ़ना है, क्या दिक्कत है। सीढ़ियां बनाओ, सीढ़ियां सीढ़ियां लगा करके जब आप चढ़ोगे तो आसान रहेगा ना चढ़ना। नहीं बात तो आप समझ रहे हो भाई, आसान रहेगा चढ़ना। और आप यदि बिना सीढ़ियों के चढ़ोगे, ठीक है, बेतरतीब तरीके से, तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। और यदि आप में से जो लोग, जो भी स्टूडेंट मेरे जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, वो मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो प्लान बताऊं उस प्लान के अनुसार चलो, यकीन मानो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे को जानते हैं जिन्होंने मुझसे स्टडी की है, ठीक है, और उनको जैसे मैंने बताया है, यदि उस टाइप से उन्होंने स्टडी की है तो उनकी वो सब्जेक्ट एकदम क्लियर हुई होगी, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके टॉपिक सारे अच्छे हुए होंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए होंगे तो वो उनके एकदम सही हुए होंगे, या उनको जो है वो अच्छे से आप क्या अटेम्प्ट कर पाए होंगे।
यदि फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं भी होता है तो पीटी क्लियर करके आप अपने विश्वास को तो कई गुना बढ़ा सकते हो ना। बिलीव मी भाई, मुझ पर थोड़ा भरोसा करो, मुझ पर नहीं खुद पे भी भरोसा करो, सकारात्मक रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा। ठीक है, कोशिश कर तो हल निकलेगा, और आज नहीं तो कल निकलेगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें भरोसा रखो, हो जाएगा। कब कब पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना। आज हमने क्या क्या डिसाइड किया है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, अब हम ये देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। 30 मई तक का समय तक का यदि हम प्लान बनाए, एक सेकंड, कोई बड़ा हो गया, छोटा हो गया, अरे भाई हो जा छोटा। ठीक है, तो 31 मई तक का यदि हम प्लान बनाए, ठीक है, तो ये जो 150 डेज जो बचते हैं, इन 150 डेज में पॉलिटी को कितने दिन देने हैं, इको को कितने दिन देने हैं, करंट अफेयर्स को कितने दिन देने हैं, साइंस एंड टेक को कितने दिन देने हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स को कितने दिन देने हैं, जियोग्राफी को कितने देने हैं, आर्ट एंड कल्चर को कितने देने हैं, हिस्ट्री को कितने देने हैं, हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री को कितने दिन देने हैं, और मॉडर्न को कितने दिन देने हैं। ये सारा का सारा हम डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। और यदि आप मुझसे, आपको पता है मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ शाम को 9 PM पे, और यदि आप मुझसे वहां पे जुड़ते हो तो वहां हम ये मैं आपको वहां बता दूंगा, नहीं तो ठीक है। और यदि आपको वीडियो भी बना करके डाला जा सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा मजा नहीं आता मुझे वीडियो बना करके डालने पर यूट्यूब पर, और उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आप मुझसे लाइव पढ़ ही लेते हो। दूसरी बात ये भी है कि यार बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आते, तो इसलिए भी मैं नहीं बनाता, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो यही है। तो भाई मैं लास्ट में आपसे यही कह सकता हूँ, ऑल द बेस्ट भाई, खुद पर भरोसा रखो, यकीन करो। ठीक है, प्लान जरूर बना लो, अपना प्लान बनाओ और प्लान को एग्जीक्यूट करो, और प्लान को एग्जीक्यूट करोगे तभी आप क्या कर पाओगे, सफलता जो है वो हासिल कर पाओगे। तो अभी तो मैंने आपको आज ये बताया है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट हम ये प्लान करेंगे कि भाई ये जो 150 डेज हैं आपके, इन 150 डेज में जो 1 जन से लेकर के और जो 31 मई है, इस 31 मई का जो प्लान है वो हम कैसे तैयार करें, कि इकोनॉमिक सर्वे को हम कब पढ़ेंगे, बजट को कब कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कर रहा हूँ, कोई अच्छा टीचर है जो आपको पढ़ा सकता है तो पढ़ो, तो ये सारे काम करो भाई, आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। ठीक है, मैं खुद भी चाहता हूँ कि भाई मेरा कोई बच्चा पढ़ा हुआ, उससे कोई बच्चा पढ़ा हुआ UPSC क्लियर करे। ठीक है, यदि हम नहीं कर पाए तो आप तो कीजिए। ठीक है, और आप सक्सेस हासिल करो इसी तमन्ना के साथ में, इसी इच्छा के साथ में। ऑल द बेस्ट। अगेन फिर कहूँगा, आप अपना प्लान अच्छे से रखिए, एग्जीक्यूट करिए, 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और भरोसा रखिए, आप ये जो सबसे कठिन परीक्षा है जिसमें हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता। ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि खराब रहता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं रहता में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहती है इस वजह से। ठीक है, तो अच्छा नहीं रहता है, हालांकि नहीं बना ही रहा है, क्या ही कर सकते हैं, सच को कैसे भी बोल दूं, सच तो सच ही रहता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस रिजल्ट में, इस परिणाम को बहुत ज्यादा हम सुधारने की कोशिश करें, और सुधारने का एक ही तरीका है कि हम क्या करें, मेहनत करें। ठीक है, बिना मेहनत करें तो भाई रिजल्ट की प्राप्ति जो है वो हो नहीं सकती। तो प्लीज मेहनत पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए, और फालतू के सारे डिस्टर्बेंस जितने उनको दूर करने की कोशिश कीजिए, और सफलता की तरफ कदम बढ़ाइए, बिल्कुल आप सफल हो पाओगे, कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए फिर, और फिर कभी और मिलेंगे आपसे, वैसे तो डेली शाम को 9 बजे मैं मिलता ही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर, और जो भी कोई, ठीक है, चलिए फिर, धन्यवाद, नमस्कार।